आज फिर से मुझे देखने के लिए लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे यकीन था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं होगा। खैर, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम में लड़के वालों को फ़ोन करके माजरत कर ली थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे इनके प्यार पर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं था, क्योंकि अम्मी की वफ़ात के बाद दादी ही थीं जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। वो मेरी दोस्त थीं, गमख्वार थी और माँ भी थी। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं कभी दादी पर शक नहीं कर पाई थी। इस हकीकत के बावजूद भी कि मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर बैठी बूढ़ी ही हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देंगी, क्योंकि शायद इन्हें तन्हाई से डर लगता है। जबकि इस बड़ी दुनिया में फ़कत तुम ही तो हो जो इनको समझती हो। अपना सारा वक़्त इनको दे दिया। मैं अपने दोस्तों की बात सुनकर हंस दिया करती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी अहरे गहरे से नहीं ब्याना चाहती, वो मेरे लिए कोई बहुत ही ख़ास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब दादी ने इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मेरी दोस्तें ठीक कहती थीं? अब्बू शाम में घर आए तो हम में से इस्तफसार किया कि आज जो लोग हमारी रानियों को देखने आए थे वो कैसे लगे आपको। दादी कहने लगी, गोली मारो इनको, न जाने कहाँ से उठकर आ गए थे। वो बिल्कुल कंगले थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूँगी। मैंने महसूस किया था कि अब्बू के माथे पर बाल पड़ गए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने लहजे को धीमा रखकर बोले, अम्मी, आपको याद है ना, रानियाँ पूरे 24 वर्ष की हो गई है। अब इसके लिए रिश्ते आते हैं। 1 साल और गुजर गया तो फिर लोग हमारे घर आना भी छोड़ देंगे। फिर आप इसके लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढेंगी? दादी गुस्से से बोली, मैं रानिया की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने इसे माँ बनकर पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है शफीक, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसकी शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं इसे तुम्हारे तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूँगी। अबू बोले, अम्मी, अगर आपको उम्र पर कोई रिश्ता पसंद ही ना आया तो क्या होगा? दादी बड़े इत्मीनान से बोली, फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर बैठा के रखूँगी। इसकी 2 रोटियाँ मुझ पर भारी नहीं हैं, मैं इसे अपने साथ रख लूँगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी दोस्तों की पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त थी। दादी मुझे ब्याहना ही नहीं चाहती थी ताकि वो तनहा ना रह सक जाएं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि क्या मैं उम्र पर यूं ही बैठे रह जाऊंगी, जबकि मेरी सारी उम्र की लड़कियां भी ब्याही जा रही थीं। अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आई थी। काश वो मुझे छोड़कर ना गई होती तो आज मुझे ये सब तो ना सुनना पड़ता था। खैर, इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, तुम तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं दादी, मुझे तैयार नहीं होना। आपको कौन सा लड़के वाले पसंद आते हैं? मैं बिला वजह तैयार होकर बैठ जाऊं? मुझे इल्म है कि आपने इनकार ही करना है। मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगी, हो सकता है कि ये लोग बिल्कुल वैसे ही हों जैसे मैंने तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत लाना। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था कि इस बार भी दादी इनकार कर देंगी, मगर फिर भी इनकी खुशी की खातिर तैयार होकर इन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक मर्द आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थीं। कहने लगी कि हमें तो रानियाँ बहुत ही अच्छी लगी है। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इस कदर तेज़ी पर बौखला कर रह गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने वो पैसे मुझे रख लेने का इशारा किया था। मैं पैसे थामकर किचन में आ गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी।
दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था। मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी, मगर मैं दादी पर अभी भी यकीन नहीं कर सकती थी। वो किसी भी लम्हे अपना फ़ैसला बदल सकती थी। खैर, वो लोग वापस चले गए। अब्बू शाम के वक़्त काम से आए तो दादी ने इन्हें गले लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो शफ़ीक, मैंने रानिया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। अब्बू ने मेरी जानब मुस्कुरा कर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा अम्मी ये तो बताएं कि इन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपको पसंद आ गई। दादी कहने लगी, वो लोग हमारे शहर के नवाब हैं। अब्बू के चेहरे की रंगत बदल गई थी, इनकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। वो बेयकीनी से बोले, मगर ये सब? दादी ने अब्बू के लबों पर हाथ रख दिए थे। वो कहने लगी, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। मुझे 100% यकीन था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो मेरी सुनी गई। अब्बू ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोले, नहीं अम्मी, मैं हरगिज़ नहीं, अपनी बेटी की शादी नवाबों में नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता इनके साथ, और बेजोड़ रिश्तों में हमेशा औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाज़ों से इसलिए नहीं पाला कि वो लोगों की बातें सुनती रहें। दादी कहने लगी, बस बस शफ़ीक, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने रानिया का रिश्ता तय कर दिया है। मैंने इसे माँ बनकर पाला है, फिर इतना तो हक बनता है ना। अब्बू चुप कर गए थे, मगर इनके चेहरे से मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुतमिन नहीं थे। मैं ये सब सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए कर दिया कि नवाब अमीर थे। मेरी दादी तो बहुत कनात पसंद थी। उन्होंने हमेशा गुरबत में ज़िंदगी बसर की, मगर लबों पर कभी कोई शिकवा नहीं आया। सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, और मेरी बारी उन्होंने हर वो रिश्ता ठुकरा दिया था जो ज़रा मतवसत तबके के लोग होते थे। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घर से रिश्ता आया था तो उन्होंने फ़ौरन से हाँ कह दी थी। रात के वक़्त अब्बू मेरे कमरे में आए थे। मुझसे कहने लगे, रानिया, तुम्हारी दादी ने जो रिश्ता तुम्हारे लिए कबूल किया है, इसके मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? मैं बोली, अब्बू, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने शादी तो आप दोनों की मर्ज़ी से ही करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। अब्बू मुस्कुराने लगे थे। वो बोले, मैं इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हूँ। मैं गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूँ तो इन लोगों के शायाने शान जहेज़ नहीं बना पाऊँगा। इन लोगों का हमारे शहर में एक नाम है, एक मुकाम है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र पर बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में ही हो। मैंने कंधे उचका दिए और बोली, अब्बू, ये बातें आप दादी के साथ डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रिश्ता कर लूँगी। अब वो मेरे सर पर प्यार देकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि दादी और अब्बू में क्या बात हुई और क्या नहीं, लेकिन अब अब्बू इस रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुरालियों ने कहा था कि वो जहेज़ के नाम पर एक सुई लेने के भी रवादार नहीं हैं और शादी भी सादगी से ही करना चाहते हैं। अब्बू को इन बातों ने भी परेशान किया था, मगर उन्होंने दादी की ज़िद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी। मुझे खूब सजाया गया था। रुखसती के वक़्त दादी मेरे पास आकर कान में बोली, रानिया, नवाबों की हवेली में जाकर बहुत मोहतात रहना। इन लोगों में रच जाना। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे इन्हें संभाल कर रखते रहना, और फिर जब तुम हमारे से मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह ले आया करना, मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की जानब देखा था। क्या दादी लालची बन गई थी? वो मुझसे पैसों का तगाज़ा कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने इसी मकसद के तहत की हो। खैर, दिन में हज़ारों वस्फ़े से लेकर मैं नवाब हवेली में रुखसत होकर आ गई थी। मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि न जाने मेरा शौहर कैसा होगा। खैर, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थीं।
कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का दाखिल हो गया था। वो बेड पर मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो रानिया? ये शादी बहुत मुबारक हो। मैंने नज़र उठाकर अपने शोहर की जानब देखा था। मैं पहली नज़र में ही फिदा हो गई थी। वो बहुत ही खूबरू जवान था। अलीम नरम लहजे का मालिक था। मैंने शुक्र अदा किया था कि कोई रवायती नवाब नहीं था। मैंने सुन रखा था कि नवाब लोग बहुत ही सख्त मिजाज के होते हैं। अलीम कहने लगा, रानिया, हमारी हवेली में तुम्हें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा हम सफ़र एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बंद सवर कर कमरे से बाहर आ गई थी। सब मुझ पर वारी सदके जा रहे थे। ये घर लोगों से भरा पड़ा था। जो भी मुझे देखता हज़ारों के कई नोट थमा देता। मैंने अलीम से इस मुतल्लिक पूछा तो कहने लगा कि ये हमारा रवाज है कि दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैं वो सारे पैसे अपने पर्स में रखे जा रही थी। मतलब मुझे दादी की बात याद आई थी कि ये पैसे मुझे उनको देना चाहिए। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं इतने ज़्यादा पैसे इन्हें कैसे दे सकती थी। अगर अलीम या इसके घर वालों ने मुझसे इस मुतल्लिक सवाल कर लिया तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं ऐसी सोच में खोई हुई थी जब एक मुलाजमा मेरे पास आई। इसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेगम साहिबा, मैं आपको क्या तोहफ़ा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब की दुआ दे दें। इसने हाथ उठा लिया और मुझे दुआ देने लगी थी। तभी घर के बाकी मुलाजमाएँ भी वहीं आ गई थीं। सब की सब एक लाइन में खड़ी हो गई थी, एक एक करके आगे बढ़ती और मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दे देती। मैंने अपनी सास की तरफ देखा था कि मुझे घर के मुलाजमाओं से कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे तहफ़ लेने का इशारा कर दिया था। जब वो चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तोहफ़ा हमेशा कबूल कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि तोहफ़े में है क्या और दे कौन रहा है। तुमने तोहफ़ लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह इनका दिल भी बड़ा हो गया होगा कि घर के मालकिन ने हमारा तोहफ़ा कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गई तो सबसे पहले आने वाली मुलाजमा मेरे करीब होकर बोली, बेगम साहिबा, मेरा नाम उस्मा है। मैं आज तो आपको कुछ भी दे ना पाई, मगर मेरा नाम याद कर लें। मैं आपको ऐसा तोहफ़ा दूंगी कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। मैंने उस्मा को कहा था, आपने मुझे दुआ दी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। बिला वजह खुद को परेशान मत करें। इतना कहकर अपने शोहर के हमरा मैं आगे बढ़ गई थी। इस हवेली में बहुत से लोग मुकीम थे। मेरे सास, ससुर, इनके दो भाई और फिर इनकी औलादें, सब के सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहू बहू कहकर नहीं थकते थे। मेरा शोहर भी बहुत अच्छा था। एक दिन उस्मा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, बेगम साहिबा, अगर आपकी सास या शोहर आपसे कहें कि आ जाओ, तुम इस हवेली का तहखाना दिखाते हैं, तो इनकी बात हरगिज़ नहीं मानिएगा। इनके साथ जाने की गलती मत कीजिएगा। मैंने सवालिया नज़रों से उज़्मा की जानब देखा था, मगर वो मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। जबकि मैं हक्का बक्का रह गई थी कि आखिर ऐसा क्यों कहकर गई है। मेरे दिल में ढेरों वसवसे जाग गए थे। मैंने सोच लिया था कि उज़्मा से पूछ कर ही रहूँगी कि इसने ऐसा क्यों कहा है। थोड़ी देर के बाद कमरे में मेरा शौहर आ गया था। वो बोला, तुम इतनी परेशान सी क्यों बैठी हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि अलीम को पता चल सके कि मुझसे उज़्मा ने ऐसी कोई बात की है। खैर, मैं सारा दिन से उज़्मा से बात करने का मौका तलाश करती रही थी, मगर वो मुझे तनहा नहीं मिली थी। कभी वो दूसरी मुलाजमाओं के साथ मिलकर काम कर रही थी तो कभी लाउंज में घर के मालिकों के सामने सफाई वगैरह कर रही होती थी। रात के 10 बजे तक मैं मौका की तलाश करती रही थी, मगर जब नाकामी हुई तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मगर मैंने ये इरादा कर लिया था कि सुबह हर हाल में मैं इसे अपने कमरे में बुलाऊंगी और इससे दरियाफ्त करूंगी कि इसने
मुझसे ये सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं और अलीम नाश्ते के लिए कमरे से निकले तो उज़्मा लाउंज में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, उज़्मा मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ़ारिग हो जाऊं तो फिर तुमसे तफसीली सफाई करवाऊंगी। इसने इस बात में सर हिला दिया था। हम सामने बड़े ही खुशगवार माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, रानिया टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सब के सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था। वो कहने लगी, इस तरह से क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने तुमसे ये नहीं कह दिया कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। अलीम जल्दी से बोल पड़ा था। वो कहने लगा, अम्मी मैंने दूसरे भाभियों को तो घर में काम करते हुए कभी नहीं देखा, फिर मेरी बीवी को। सास के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, तुम्हारी भाभियाँ बहुत अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो कि तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना हो तो वो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी तफरीह के लिए घर में फूट डलवाती हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की जानब देखा था। मुझे इनसे ऐसी बातों की तवक्का नहीं थी। उन्होंने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने बामुश्किल अपने आंसू रोके थे और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी थी। मैं अपने काम से फारग हुई तो अपने कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ उज़्मा भी आ गई थी। इसके हाथ में एक लिफाफा था। इसने एक लिफाफा मुझे थमाया और बोली, बेटी मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुंह दिखाई का तोहफ़ा दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफ़ा। अभी मैं इस लिफाफे को उलट पलट कर देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरी सास बड़े मसरूफ़ से अंदाज में मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। जब इसने मेरे हाथ में लिफाफा देखा तो वो खौफ से चीख पड़ी और वो लिफाफा मुझसे लेकर बोली, ये पैसे मैं सदका कर दूंगी। फिर इसने उज़्मा की जानब देकर पूछा कि इसमें पैसे ही हैं ना? उज़्मा बोली, जी बेगम साहिबा इसमें पैसे ही हैं। इतनी देर में अलीम भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने फ़ौरन मेरे शौहर को इशारा किया तो वो जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। अगले दिन से वो मुलाजमा गायब हो गई थी। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने के वक़्त बताई थी कि उज़्मा कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने वालिदैन के गांव गई है, इसलिए तब तक इसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने हैरत से अपनी सास की जानिब देखा था। दिल में सोचा कि उज़्मा को भी अभी ही जाना था अपने गांव। मुझ पर यकदम इतने काम आन पड़े कि मैंने उज़्मा के इस तरह से अचानक गायब होने को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरे भी बहुएँ तो उठकर पानी तक नहीं पीती थीं, जबकि मुझे मुलाजमाओं के साथ किचन में काम करना पड़ता था। मुझे तो इतने काम की आदत भी नहीं थी। दादी ने मुझे महारानी बनाकर रखा हुआ था और अब मुझे दादी से भी बहुत ज़्यादा शिकवा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी जिनकी हैसियत हमसे हज़ारों गुना बेहतर थी। अगर मेरी शादी अपने जैसे ही लोगों में हुई होती तो मुझे ये सब ना सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में अलीम कमरे में आ गया था। वो मेरा उदास चेहरा देखकर खौफज़दा हो गया था। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम पर बहुत बोझ आन पड़ा है, तुम इस सारी सूरत-ए-हाल से नाखुश हो। मैंने अम्मी से बात की थी। वो कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की महारानी बनाकर रखूँगी, बस मुझे कुछ दिन इसकी आजमाइश करने दो। रानिया तुम अम्मी के इकलौते बेटे की बीवी हो, वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक ज़्यादा अरसे नहीं कर पाएंगी। वो ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि देख सकें कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं अलीम की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी इसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी थी।
यूं ही घर के कामों में मसरूफ़ 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे कुछ खबर भी नहीं हुई थी। एक दिन अलीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने कर दिया था। वो बोला, देखो तो क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वो तो नहीं है जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है। मैं बोली, अली, मुझ में मेरी हिम्मत से भी ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। मैं क्या करूं? अलीम बोला, आज तुम किसी काम को भी हाथ नहीं लगाओगी। तुम सारा वक्त मेरा साथ होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा। मैं हंस दी और कहा, इस चीज़ की इजाज़त मिल जाएगी आपको? खैर, अलीम सच में मुझे अपने साथ ले गया था। इसने मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह से खाना भी खिलाया था। फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले गया। मैं कपड़े ख़रीदने के लिए एक दुकान में चली गई तो अलीम बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने इस बात पे सर हिला दिया था। मैं कपड़े देख ही रही थी कि जब मुझे किसी ने बाजू से हिलाया था। मेरे तो शान खता हो गए थे। जल्दी से मुड़कर देखा तो वहाँ पर मुलाजमा उज़्मा खड़ी थी। मुझे बोली, किसी भी तरह वो लिफाफा खोलकर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी और मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई कि अगर उज़्मा इसी शहर में है तो फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था? और फिर उज़्मा बार बार मुझे ये क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? ज़रूर हालात कुछ पेचीदा थे। मैंने सोच लिया था कि वो लिफाफा हर सूरत में ढूंढ कर ही रहूँगी। जैसे ही अलीम जूस लेकर आया, मैंने इससे घर चलने को कहा तो वो हैरान हुआ और बोला कि पहले कपड़े ख़रीद लें फिर चले जाएंगे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली कि मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। अलीम कुछ परेशान तो हुआ था मगर इसने मेरी बात मान ली थी। वो मैं वापस घर आई और सफाई के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था। थकान से मैं चूर चूर थी मगर हिम्मत नहीं हारी थी और फिर आखिरकार बहुत कोशिश की। बाद में मुझे लिफाफा सास के बिस्तर के नीचे से मिला था। मैं इस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जो ही वो लिफाफा खोला तो क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे झंझोर डाला था। मैंने लिफाफे में कुछ तस्वीर देखी, मेरे अब्बू की और मुलाजमा उज़्मा की शादी की तस्वीर देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या उज़्मा मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया? मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देखना शुरू कर दी थीं। इसमें निकाहनामा भी मौजूद था। निकाहनामे पर मैंने नाम देखा तो मैं सजदे में आ गई थी। उज़्मा बिनते नवाब हाशिम खान। हाशिम तो अलीम के दादा का नाम था। फिर क्या उज़्मा अलीम की फूफो थी? मैं यही सब देख रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने सारी चीज़ें छुपा दी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने अलीम खड़ा था। वो मेरे चेहरे की जानब देखकर बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, क्योंकि मैं तुम लोगों की हकीकत जान गई हूँ। बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी फूफो को घर का मुलाजमा बनाया हुआ है। शर्म नहीं आती क्या? अलीम फटी फटी निगाहों से मेरी जानब देखने लगा और बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कह रही हो? रानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारे सबूत अलीम के सामने कर दिए थे। इसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बोली, अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? अलीम बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मगर तुमसे वादा करता हूँ कि इस हकीकत को तुम्हारे सामने लाकर ही रहूँगा। मुझे इस बात की तसल्ली तो हो ही गई थी कि अलीम मेरे साथ था। मैंने सारी चीज़ें छुपा दी थीं। शाम के 7 बजे मुझे मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, आओ मैं तुम्हें तय खाना भी दिखाती हूँ। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो चुकी हो। मेरे दिमाग में घंटियाँ बजने लगी थी। मैं बोली, आप चलें, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और अलीम को बता दिया था कि आपकी वालदा मुझे तय खाने में लेकर जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे यहीं से तलाश कर लेना। अलीम को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे तय खाने में ले गई और फिर वही हुआ
जिसका डर था इसने मुझे एक कमरे की जानब धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब भी नहीं था। मैं थर थर काँप रही थी और यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि हर सूरत अंधेरा फैल गया। बहुत देर गुजरी जब किसी ने दरवाज़े को खोल दिया था। मेरे रूबरू अलीम खड़ा था। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ वेली में ले आया। लॉन्च में सब लोग जमा थे। अलीम बोला, अम्मी, ये मेरी बीवी तो नीचे तहखाने में थी, इसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि रानिया घर के मुलाजिम के साथ भाग गई है। आपने इस कदर झूठ क्यों बोला? मुझसे मेरी सास बहुत घबरा गई थी। वो बोली, ये भागने लगी थी, मैंने बदनामी के डर से बंद कर दिया। अलीम धाड़ कर बोला, झूठ, बस झूठ। तब मेरा ससुर आगे बढ़ा था। वो बोला, मैंने कहा था तुम्हारी अम्मी को कि इसे तहखाने में बंद कर दो। वजह जानते हो क्या? ये लड़की रानिया है, तुम्हारी पप्पो उज़्मा की बेटी है। अबू इससे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा इसके नाम कर दिया था। मगर पता है इसने क्या किया? एक आम से कलर के साथ भागकर शादी कर ली। हम इसे पकड़कर ख़ानदान में वापस लाना चाहते थे, मगर अबू ने मना कर दिया और बोले कि अगर वो ऐसे ही खुश है तो ऐसे ही ठीक है। हम भाई हाथ मलते रह गए थे, मगर फिर कुछ अरसे के बाद अबू का इंतकाल हो गया तो हम उज़्मा को ज़बरदस्ती हवेली में ले आए और तब हमें पता चला कि इसकी तो एक बेटी भी है। सारी जायदाद इसने अपनी बेटी के नाम कर दी थी और 25 साल के बाद वो जायदाद की हकीकी मालिक बन सकती थी। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उज़्मा को घर के मुलाजमा बना लिया। फिर अब हमने तुम्हारी शादी उज़्मा की बेटी से फ़कत इसीलिए ही की थी ताकि हमें हमारी जायदाद वापस मिल सके। मगर तुम्हारी अम्मी ने महसूस किया था कि उज़्मा अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसलिए इसे दूसरी हवेली भिजवा दिया गया और रानियों को तहखाने में डाल दिया गया ताकि जब वो 25 बरस की हो जाए तो सारी जायदाद हथिया कर इसका सफाया कर दिया जाए। मैं तो ये बातें सुनकर कांप रही थी, जबकि अलीम बोला, मुझे शर्म आती है आपको अपना वालिद कहते हुए। आप जायदाद की लालच में इतने दरिंदे कैसे हो गए थे? आपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। अलीम मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से बाहर ले आया। इसने दूसरे हवेली से मेरी अम्मी को लिया और अप्पू के घर आ गया था। अब्बू और अम्मी 23 बरस के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे थे। दादी बोली, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों कर देती थी? क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी रानियाँ ही कर सकती थी। अब दादी को कौन ये बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वो अपनी पोती से ही हाथ धोने वाली थी। खैर, अल्लाह ने अपना करम किया और हम सब एक हो गए। अलीम ने अपने वालिदैन से किनारा कशी कर ली और अब हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।